बुलाना चाहूंगा डॉक्टर हरमीत कौर जी को। डॉक्टर हरमीत कौर जी, आप सभी के समक्ष स्वामी जी के व्यक्तित्व, उनके विजन और इस कुटिया का अपना क्या उद्देश्य है, आधार है, इस विषय पर अपनी वाणी से उद्बोध करेंगे। डॉक्टर हरमीत कौर जी। सभी को नमस्कार। जैसे कि हम में से ज़्यादातर लोग इस जगह से, कुटिया से काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं, तो हम कुछ कुछ चीज़ों के बारे में जानते हैं और उन्हीं चीज़ों को अभी आगे लेके जाना, स्वामी जी के और इस जगह के मिशन को आगे लेके जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बढ़ते हुए बच्चों के अंदर एक अजीब तरह का तनाव, एक अजीब तरह की बेचैनी, हलचल और वो शांति का ना होना, वो स्थिरता का ना होना, जिससे वो बैठ करके अपने जीवन का लक्ष्य चुन सके और अपने जो ध्येय है उसके ऊपर काम कर सके। इस तरह की चुनौतियां बहुत देखने में आ रही हैं। माता पिता अक्सर ये सोच के कंफ्यूज हो जाते हैं कि अभी यहाँ से आगे हमने बच्चों के साथ काम कैसे करना है। देखिए, जो हमारी सामाजिक व्यवस्था चल रही है उसके अंतर्गत हम कभी भी उन सभी व्यवस्थाओं को ठीक से एस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे, वो व्यवस्था कभी भी नहीं बना पाएंगे अगर हमने बचपन से बच्चों पे काम नहीं किए। मानवतावाद के विकास, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास और मनोवैज्ञानिक शक्ति पर अगर हमने शुरू से काम नहीं किया तो अचानक एक दिन बच्चा जब 15-16 साल का हो जाएगा तब अचानक उससे ये अपेक्षा करना कि अब वो जीवन को सही तरीके से समझने लगे और सही तरीके से जीवन में काम करने लगे, ये तो बिल्कुल भी उचित अपेक्षा नहीं हो बच्चों से। क्योंकि अंतर है, जब हम लोग छोटे थे तब हमारे पास इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन बोलते हैं, इतनी सारी चीज़ें नहीं थी ध्यान बांटने के लिए। स्कूल से आते थे, लाइट भी नहीं होती थी तो टीवी चलाने का तो सवाल ही नहीं, तो हम लोगों के पास लिमिटेड चीज़ें होती थी करने को, या तो भाग दौड़ करके फिजिकल एक्टिविटी करेंगे या फिर अपने बड़े भाई बहनों के साथ खेलेंगे। डिस्ट्रैक्शन कम था, लेकिन अभी डिस्ट्रैक्शन बहुत हाई है। सबको फ़ोन चाहिए, मोबाइल चाहिए, लाइट है, टीवी पे हज़ारों चैनल्स हैं, हज़ारों चीज़ें हैं, जहाँ पे बच्चे को हमारा परिवार जो सिखाता है उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें सीखने के चाहे और अनचाहे बहुत सारे मौके मिलते हैं। और अचानक एक दिन ऐसा होता है, या स्कूल से कंप्लेंट आएगी या पड़ोस से कंप्लेंट आएगी और हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमारा बच्चा वो सब कुछ सीख गया जो हमने सोचा भी नहीं था। क्योंकि हम एक डिजिटल युग में जी रहे हैं, ये डिजिटल एज है, ना आप लोग मोबाइल से दूर रह सकते हैं ना बच्चे दूर रह सकते हैं, तो ये सोचना कि पूरे तरीके से इस पे कंट्रोल इस्टेब्लिश हो जाएगा एक उचित एक्सपेक्टेशन नहीं है अपने आप से भी। हम पूरे तरीके से कभी भी मोबाइल को, टीवी को, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस को, बहुत सारी अच्छी बुरी, सही गलत, मिथ्या जानकारियों को बच्चों से दूर नहीं रख पाएंगे। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन बिल्कुल आसान है, बिल्कुल साधारण है, जो कि हमेशा से इस कुटिया का उद्देश्य रहा है। किड्स किंगडम के अंतर्गत जिसके बारे में हमेशा बात होती रही है, साइको स्पिरिचुअल थेरेपी जिस आधार पे बनी है, जिस चीज से जुड़ी हुई है, वो है व्यक्ति के विवेक का विकास, सही और गलत के बीच में भेद करने की क्षमता। हम बाहर से आ रही डिस्ट्रैक्शन को 100% एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे, लेकिन बच्चों को ये सिखाना कि सही और गलत के बीच का चुनाव कैसे करें, यानी कि विवेक को कैसे बढ़ाया जाए, उनके अंदर पॉजिटिव रैशनलिज्म, किसी भी चीज को रैशनल तरीके से समझने की क्षमता कैसे जागृत की जाए। सिर्फ एक ही पक्ष, इसमें बहुत सारी और चीजें हैं, हेतु जिज्ञासा है, बहुत सारी चीजें हो रहेंगी, उस सब पे नहीं जाएंगे। बहुत ही संक्षेप में इस वक्त सिर्फ कुछ उन छोटी छोटी एक्टिविटीज के बारे में बात करते हैं। एक जो आप लोग अपने घरों में, और दूसरा जो इस कुटिया के जरिए हम
बच्चों के अंदर डाल सकते हैं वो कुछ ऐसे गुण, कुछ ऐसी क्वालिटीज जिससे कि बच्चों के अंदर पॉजिटिव रैशनलिज्म, हर चीज को रैशनल तरीके से इवेलुएट करने की क्षमता है, सही गलत में अंतर करना है, बस छोटा सा सिंपल रखेंगे इसको, ठीक है। तो अभी ये होता है कि चुनना क्या है, किस चीज को चुनना है। एक चीज होती है, हम बोलते हैं कि नहीं इसमें तो हमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा, बोर हो रहे हैं, क्या करना है, उन लोगों के साथ बात करना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो चुनाव दो चीजों के बीच में करने सिखाने के लिए सबसे पहले विवेक की जरूरत है। विवेक आने के लिए दो चीजें बड़ी जरूरी हैं। पहली चीज है बुद्धि के ऊपर हमारी जिन विकृतियों का सबसे अधिक असर पड़ता है उन विकृतियों की पहचान। जब एक बार पहचान हो जाएगी तब पहचान के बाद उनको रोकना, धीरे धीरे कम करना एक सतत प्रक्रिया है। सतत प्रक्रिया मतलब मुझे आज समझ में आ गया कि मेरे शब्द दूसरे को हानि पहुंचाते हैं, तो वो आज ही रुक नहीं जाएंगे मुझसे। आदतन फिर भी मैं कुछ महीनों तक गलत शब्द बोलती रहूंगी। धीरे धीरे करके कॉन्शियस अवेयरनेस के साथ जब हम धीरे धीरे एक चीज को एक्सेप्ट करके और धीरे धीरे उस पर काम करते चलते हैं तो धीरे धीरे सुधार आता है। बुद्धि के ऊपर प्रभाव डालने वाली जो बेसिक 5 विकृतियां हैं, जब हम उनकी पहचान कर लेंगे तब हम घर के अंदर और घर के बाहर बच्चे की डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी को इंक्रीज कर पाएंगे। सब लोगों को चिंता होती है कि बच्चे करियर का चुनाव ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, डिसीजन मेकिंग अच्छी नहीं। 5 विकृतियों के बारे में खाली बात करेंगे, वो 5 विकृतियां आपको याद रह जाएंगी, घर पे भी आप प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। सबसे जो पहली विकृति है 5 में से वो है हिंसा, जिसे हम बोलते हैं नियम के अंतर्गत कि अहिंसा होनी चाहिए। हम अहिंसक होंगे तो हमारी बुद्धि ज्यादा स्पष्ट होगी और हम ज्यादा बेहतर तरीके से निर्णय ले पाएंगे। अब हिंसा का क्या मीनिंग है, हम सब लोग जानते हैं किसी को शारीरिक तौर से नुकसान पहुंचाना हिंसा है, ठीक। शरीर के अलावा क्या हम अपने वचन से भी किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं? हाँ के ना? ये मैंने सुला दिया क्या सबको? देखिए, हम अपने वचन से भी सामने वाले को नुकसान पहुंचा सकते हैं। महिलाएं इस चीज का प्रमाण है। वो ना मेरे बारे में ऐसे बोलती है, कितनी चोट पहुंची मुझे जब मुझे ये पता चला कि किसी और ने मेरे बारे में ऐसे बोला। हिंसा हुई ना मेरे अगेंस्ट, वचनों के तौर पे हिंसा हुई मेरे अगेंस्ट, ठीक। अब हाथ से मारा या वचन से मारा, उसके अलावा एक तीसरे तरीके की हिंसा हो रहा है, चलो उसको भी पकड़ते हैं। जैसे उसको पकड़ लिया, 3 चीजों को पकड़ लिया, जीवन आसान हो जाएगा। तीसरा क्या है? मन से हिंसा। अब ये मन से कैसे हो रही है? मन से ऐसे हो रही है कि जब कोई व्यक्ति ये सोचता है कि ये तो बेकार है, ये कुछ नहीं कर पाएगा जीवन में, तो उसकी सोच ने आपको नुकसान पहुंचाया ना। महिलाएं और बच्चे, बढ़ते हुए बच्चे खासतौर पे इस चीज को समझ सकते हैं, पुरुष भी खासतौर पे। पुरुष को सबसे ज्यादा किस चीज पे आघात लगता है कि जब उसका कोई साथी उससे बड़ा घर बना लेता है, उससे बड़ी गाड़ी खरीद लेता है। मन से हिंसा हो रही है कि ये कुछ नहीं कर पाएगा, देखो मैंने कर लिया। महिलाओं के अगेंस्ट मन से हिंसा, ये कुछ नहीं कर पाएगी, इसके बच्चे कामयाब नहीं होंगे जीवन में, ये तो मोटी है, ये तो पतली है। विचार है, चाहे सामने वाला मुंह पे आपके बोल भी नहीं रहा, लेकिन उसके विचार से जो भी गतिविधियां बाहर आ रही हैं उनसे आपको दुख पहुंच रहा है। किसी भी तरीके से हमने अपने विचारिक तौर पे, हमने अपने वचन से या हमने अपने एक्शन से सामने वाले को अगर दुख पहुंचाया है, अगर मैंने पहुंचाया है, मैं पहुंचाने की आदी हूं, तो अब जब विपरीत परिस्थितियां मेरे ऊपर आएंगी तो सबसे पहले मैं डरूंगी और मेरा विवेक खत्म। जब जब हम ये सोचते हैं कि हमें फैसला लेने में मुश्किल आती है, तब हमें स्वयं का आकलन करना पड़ेगा कि मैं कितनी हिंसक हो जाती हूँ अपने विचारों में, अपने वचनों में। होते ना हिंसक अपने वचनों में, सभी गुस्सा आके क्या क्या बोलते है ना। ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। पहला हिंसा। दूसरा सत्य। दूसरा नियम सत्य। जब जब मैं सत्य की पालना ना करूं तो मेरा विवेक कमजोर होगा, मेरी बुद्धि पे विकृतियों का डेरा पड़ेगा।
अब सत्य का क्या मीनिंग है? हम तो सच्ची बोलते हैं जी। देखिए, मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूं, मेरा काम है उन सब लोगों का इलाज करना जो मेरे पास इलाज के लिए आ रहे हैं किसी मनोविकार के लिए, ठीक है। और जब वो पूछते हैं कि मेरा बच्चा ठीक तो हो जाएगा ना, और मुझे पता है कि ठीक नहीं होगा, और मैं कहूं कि हाँ हाँ हो जाएगा, तो क्या मेरे अंदर वो शक्ति रहेगी या बाकी झूठ बोलने के बाद? नहीं रहेगी। उसके बाद जीवन में होगा क्या, उसका प्रभाव क्या होगा कि कल को जीवन में जब मैं विपरीत परिस्थितियों में होगी और कोई सामने वाला मुझे विश्वास दिलाएगा कि हाँ हाँ हो जाएगा, मुझे विश्वास नहीं आएगा, क्योंकि इस झूठ का ओरिजिन मेरे अंदर से हुआ है। तो सत्य क्या है कि मैं साफ तौर पे बताऊं कि देखिए आपके बच्चे की ये अवस्था है, ये समय लगेगा, इतना समय लगेगा, उसके बाद आप इतना इंप्रूवमेंट देख पाएंगे, और इतना मेरे अनुसार आने में अभी बहुत समय लगेगा। तो आप सही इवैल्यूएशन लेकर के चलें। जीवन में सुख पाने के लिए, लाभ पाने के लिए, गलत चीजों को पाने के लिए झूठ मूठ में कोई भी बात बोल देना हमारे विवेक को कमजोर करती है। ठीक, इस विचार पे टिकना और रुकना कि सत्य की पालना मुझे कैसे करनी। अब इसमें सबसे बड़ा विवाद जो आता है वो ये आता है कि ये तो बड़ा मुश्किल है, मतलब ऐसे तो नहीं बोल सकते हैं ना हम हर बात सच। उसका तरीका है, उसका तरीका है भाषा पे आपकी पकड़। अगर आपकी भाषा पे पकड़ है, देखिए सब बच्चों ने पोएम सुनाई, ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल किस चीज का था? एक तो उस विचार पे पकड़ जो स्वामी जी ने दिया, दूसरा भाषा पे पकड़। अगर हमारी भाषा पे पकड़ है तो हम मुश्किल से मुश्किल चीज भी सही तरीके से सामने वाले तक पहुंचा सकते हैं, मुश्किल से मुश्किल चीज। तो सत्य की पालना करने के लिए अपने विचारों को ठीक तरीके से कहना आना जरूरी है। अगर हम नहीं कह पा रहे हैं, इस अंतर को समझना है, लेकिन झूठ का सहारा कम से कम लेना है। दो नियम हो गए, एक अहिंसा और दूसरा सत्य। क्लियर? तीसरे में बढ़े, चल सकते हैं तीसरे में, सहमति है? ठीक है, इजाजत मिल गई, ठीक है। तीसरा नियम क्या है? असत्य जिसे बोलते हैं, हाँ, जिसमें कि चोरी। मुझे किसी की दूसरे की कोई चीज अच्छी लगी तो मैं उसकी बिना परमिशन के, बिना आज्ञा के ले लूं, चुरा लूं। अपनी किसी सहेली सखी के साथ मिलके कोई षड्यंत्र करके उठा लूं, है ना। यानी कि दूसरे की चीज को देख करके इतना इच्छा ललायित हुई कि उसको जल्दी से पा लेने की इच्छा हो गई, और मेरा अपनी इंस्टिंक्ट्स पे से कंट्रोल छूट गया और मैंने चुरा के उसको आसानी से काम को निपटाना चाहा। अब जब ये चीज विचार बड़ा हो गया हमारे अंदर, अब हमारी बुद्धि फैसला नहीं ले सकती, अब हमारी बुद्धि शांत नहीं हो सकती। अब हमें दुख आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि अब हमारे मन के अंदर डर और बढ़ता है ना, क्योंकि जैसे ही मैंने अपनी चीज को अनअटेंडेड छोड़ा, मेरी चीज को चुरा लेगा। ऐसे डर डर के कब तक जिएंगे? लोगों को रात को नींद इसीलिए नहीं आती, डर है, भय है बहुत अंदर, क्योंकि हमने भी वही चीजें प्रैक्टिस की हुई है। 3 नियम हो गए, पहला, दूसरा, अहिंसा, सत्य, असत्य। चौथा है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य माने नियम का पालन करना, अपने संबंधों में, अपने आपसी रिश्तों में नियम का पालन करना, नियम से बाहर ना जाना, किसी रिश्ते की मर्यादा को खराब ना करना, और ब्रह्म के वाक्य के अनुसार आचरण करना। जहां जहां ब्रह्मचर्य छूटेगा, ब्रह्मचर्य का मीनिंग ये नहीं कि हमने शादी नहीं करनी, विवाह नहीं करना, करना है सब, लेकिन कायदे से चलना है, नियम से चलना है, मर्यादा से चलना है। जहां संयम छूटेगा वहां पे आपकी बुद्धि अब फैसले लेने की कैपेसिटी में नहीं बचेगी, क्योंकि हमें ये लगना शुरू हो जाता है कि ये तो एक बहुत ही नेचुरल प्रक्रिया है, ये तो एक नेचुरल नीड है इंसान की, ये तो जरूरी ही है पूरा होना। नहीं, हम अपनी किसी भी तरह की भूख और प्यास को कितना भी बढ़ा सकते हैं और कितना भी कंट्रोल कर सकते हैं। जहां पे मर्यादा छूटेगी किसी को कोई नुकसान नहीं है, सिर्फ आपके स्वयं के विवेक की हानि होगी। ठीक, चुनाव आपका है, कोई भी कुछ नहीं कह पाएगा इसके बारे में।
इसीलिए हम छटपटाते हैं ना कि हम सबसे अच्छे दिखे हैं, हाँ, मेरा सूट सबसे सुंदर हो शादी में, समस्या की जड़ यही है। तो संयम। और 5वां नियम क्या है? अपरिग्रह। उसका क्या मीनिंग? उसका मीनिंग ये कि जरूरत से ज्यादा और बिना मतलब की चीजों को इकट्ठा करने की इच्छा। किसी और के पास कुछ है, मुझे भी चाहिए, है ना। यदि मुझे एक चीज की जरूरत है, मुझे किसी से बात करने के लिए फोन की जरूरत है, मैंने एक फोन खरीदा, डिवाइस खरीदा, अच्छे से अच्छा खरीद सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। जो भी आपको जरूरत है उसके हिसाब से अच्छा सा अच्छा खरीदिए, लेकिन इसलिए नहीं कि उसने भी लिया है तो मेरे पास भी ये होना चाहिए, वो गलत। वो फिर आप अब नियम की अवहेलना है। चाहे वो कपड़े हो, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो फर्नीचर हो, चाहे वो दुकानें हो, चाहे वो जमीनें हो, चाहे वो फैक्ट्रियां हो, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो छोटी छोटी ज्योमेट्री एंड पेंसिल हो। होता है ना बच्चों के मन में बहुत, वो पेंसिल तो मेरे पास है लेकिन वैसी चाहिए जैसे मेरी क्लास में मेरी फ्रेंड लेके आई थी, वैसे लेके दो मम्मी, बोलते हैं ना बच्चे सब कह के। हाँ, तो जब हम जरूरत से ज्यादा चीजों को इकट्ठा करना बंद कर देंगे अपने जीवन में, तो स्वयं संयम आ जाएगा, स्वयं विवेक रुकेगा। इस भागदौड़ का कोई अंत नहीं। ये 5 नियम अगर पकड़ के चलेंगे, विवेक स्वयं आएगा। पहला स्टेप यही। और दूसरा स्टेप क्या है? पॉजिटिव रैशनलिज्म को एस्टेब्लिश करने के लिए हमें कंपैरेटिव एजुकेशन, तुलनात्मक शिक्षा। एक चीज हमने देखी, दूसरी चीज हमने देखी, तुलना करने की कोशिश करो, क्या सही है, क्या गलत है, किसका उपयोग है, किस चीज का उपयोग आज है, किस चीज का उपयोग कल है। तुलना करके देखो, अपने विचार अपनी परिस्थितियों के अनुसार और उसके हिसाब से चुनाव करो। इसलिए नहीं करो क्योंकि उसने भी किया, इसलिए नहीं करो कि ये लेने से समाज में प्रेस्टीज बढ़ती है, समाज में मान सम्मान बढ़ता है। नहीं, विचार का प्रयोग करेंगे, तुलना करेंगे कि मेरे कितने लाभ की है, कितने लाभ की नहीं है, और उस हिसाब से चुनाव करेंगे। समय समय पर जितना अधिक हम लोग अंधविश्वास और आस्था जैसे शब्दों से दूर होकर के चीजों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखना शुरू करेंगे कि क्या करने से क्या हो रहा है, क्या करने से क्या नहीं हो रहा, तो हम बहुत सारा अपने दुखों से बाहर निकल के आएंगे। जीवन के 60-70% दुख तो वहीं समाप्त है जब विचार साफ हो गया। कोई भी समस्या आप लोग सवाल के तौर पे बोले और उसका सुलझाव कुछ ही मिनटों में, 5-7-8 मिनट में, सिंपल बेसिक साइको स्पिरिचुअल थेरेपी और सिंपल बेसिक जो पॉजिटिव रैशनलिज्म और हेतु जिज्ञासा जैसी चीजों के विकास की बात करते हैं, उसके आधार पे हम 5 से 7 मिनट में आपकी मुश्किल से मुश्किल जो मानसिक कुंठा है यहाँ पे, उसको सुलझा सकते हैं। कुछ मुश्किल नहीं है, समझ की जरूरत है कि क्या चीज कहां से आ रही है, उसको कैसे इवेलुएट करना है। ठीक है, तो हम कुछ कुछ बीच में प्रश्न भी ले सकते हैं ताकि हम उन चीजों को सुलझाते हुए चले, जिससे ये विश्वास बने कि वाकई इन सब चीजों का प्रयोग करने से जीवन में सुधार आता है ना। ये कोई प्रवचन तो है नहीं कि सुनेंगे तो हमें पुण्य मिलेंगे। अगर हम अपने जीवन में कुछ चीजों को लागू करेंगे तो जरूर हमें उन चीजों से फायदे मिलेंगे। पॉजिटिव रैशनलिज्म का आना बहुत ज्यादा जरूरी है, सकारात्मक, क्योंकि अगर हमारा जो रैशनलिज्म है, अगर हमारा विवेक करना, अगर हमारा तर्क करना किसी चीज के सही या गलत होने पे नकारात्मक भी हो सकता है। कुछ लोग खाली विध्वंस फैलाने के लिए तर्क करते हैं। एक होता है पॉजिटिविज्म, यानी कि सकारात्मक हो, यानी कि कुछ सृजन करने के लिए, किसी को लाभ पहुंचाने के लिए, किसी को सुख पहुंचाने के लिए, किसी को आराम पहुंचाने के लिए जब उस पॉजिटिव रैशनलिज्म का जन्म होगा, तब आपके जीवन में कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो खत्म होंगे, आराम आएगा, सुख आएगा।
अब बड़ा सवाल ये है कि जब तक स्वामी जी थे वो विभिन्न एक्टिविटीज के थ्रू बच्चों के विकास पे काम करते थे, जिस तरह कविताएं हैं, इनसे विचार बच्चों के अंदर गए, इनको याद हो गए, और ये कभी भी इनका रेफरेंस दे करके बात करेंगे तो हर सुनने वाले व्यक्ति के अंदर विचार क्लियर होते जाएंगे। इसके साथ साथ और कौन कौन सी विधियां और तरीके हो सकते हैं जिससे कि हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण और पॉजिटिव रेशनलिज्म बच्चों में पैदा कर सकें। बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है हमारे पास। हम एक संकलन करने का भी प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे प्राचीन उदाहरण हैं, चाहे वो देवी अनुसुईया का हो, चाहे वो राजा जनक का हो। बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जो कहानियां एक नैरेटिव थेरेपी के थ्रू, एक स्टोरी टेलिंग फॉर्म में, अगर हम खुद समझें, पहले माता पिता स्वयं समझें और उसके बाद बच्चों को वो सिखाएं और सुनाएं। ये नहीं कि रोज सुनाना है, कभी कभी समय मिलने पर सही समय का चुनाव करके बच्चों को वो सुनाएंगे तो बच्चों के अंदर से वो कॉन्फ्लिक्ट्स क्लियर होंगे कि इस चीज पर मुझे क्या चुनना चाहिए था, मैंने यहाँ क्या गलती करी, मैंने यहाँ क्या सही किया। तो आगे आगे जैसे हम कार्यक्रम को, यहाँ के सारे कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, हम कोशिश कर रही है कि इस तरह का कहानियों का एक संकलन करके सब माता पिता को भी उपलब्ध कराया जाए, जिससे उनके खुद के दिमाग में भी क्लैरिटी आए और वो बच्चों को भी वो चीज को दे सके। नहीं तो कुछ ऐसी व्यवस्था इस्टेब्लिश करेंगे कि आप लोग यहाँ कभी महीने में एक बार आए, बैठे, कुछ चर्चाएं हों, आपके कॉन्फ्लिक्ट्स क्लियर हों और फिर आगे आप बच्चों के वो कॉन्फ्लिक्ट्स क्लियर करते रहें और हम डायरेक्ट बच्चों के साथ भी काम कर सकें। तो सबसे सशक्त माध्यम है कहानियां, स्टोरी टेलिंग। दूसरा सशक्त माध्यम है बच्चों के विवेक और विकास को, विवेक का विकास करने के लिए, वो है कि बच्चों को कुछ प्रॉब्लम्स दे कहानियों के माध्यम से कि अच्छा ये सिचुएशन है, तुम इस सिचुएशन में फंसे हुए, बताओ फैसला कैसे करोगे, बताओ इसको कैसे सुलझाओगे। इसको साइकोलॉजी के लैंग्वेज में विग्नेट्स बोलते हैं, जिसमें एक सिचुएशन दे दी जाती है और उत्तर देने वाले को उसको सुलझाना होता है, विग्नेट्स। एक हुई पहेलियां, एक हुई विग्नेट्स, कि आप बच्चों को विवेक का प्रैक्टिस, सही फैसले लेने का प्रैक्टिस विग्नेट्स के थ्रू करवाएंगे। अब ठीक है, हर व्यक्ति तो विग्नेट्स क्रिएट नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, हम लोग यहाँ से वो चीजें, उस तरह की सिचुएशंस क्रिएट करके आगे उपलब्ध करा सकते हैं जो कि बच्चों के लिए, उनके विवेक के विकास के लिए काम आ सकती हैं। फिर तीसरी सबसे जरूरी चीज है स्वाध्याय। थोड़ा थोड़ा सभी पढ़ें, कहानियों को पढ़ें, चीजों को पढ़ें, जो स्वामी जी के विचार हैं। अगर खाली ये जो विचार यहाँ पे लिखे हुए हैं डॉक्टर जी कोली के, स्वामी जी के, अगर सिर्फ इन्हीं को पढ़ते ही रहें और जब भी किसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट में है, शिक्षा से रिलेटेड, बच्चे के एजुकेशन से रिलेटेड कोई कॉन्फ्लिक्ट है, तो शिक्षा की डेफिनेशन पढ़ ली। फैसले लेने से रिलेटेड, पॉजिटिव रेशनलिज्म से रिलेटेड कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो उसकी डेफिनेशन एक बार दोबारा से पढ़ ली, तो आपका विचार वहीं क्लियर होता जाएगा। सेल्फ स्टडी यानी कि सेल्फ की रीडिंग एक और अच्छा उपाय है। कॉन्स्टेंटली जुड़े रहना। अब ये जो चीज है कि विवेक का विकास करना, फिर खाली विवेक से काम नहीं चलता। विवेक के बाद कंपैशन जरूरी है, संवेदना जरूरी है, इंसान का संवेदनशील होना जरूरी है, ताकि वो अपनी समस्या भी समझ पाए और सामने जो व्यक्ति बैठा है उसकी समस्या भी समझ पाए। इसका कितना सुंदर उदाहरण है कि कल शाम को जब मैं देवी जी के साथ बात कर रही थी तो कुछ चर्चा करते हुए मैंने इनसे पूछा कि कार्यक्रम के अंत में हम भोजन की व्यवस्था क्यों करते हैं। तो इन्होंने मुझे समझाया कि पीछे से स्वामी जी संवेदनशील होकर कैसे देखते थे सुनने वाले व्यक्ति को। जैसे आप सब लोग एक विचार सुन रहे हैं और उसमें से कुछ लोगों को अपने समय पर दोपहर में 12 बजे 1 बजे भूख लग जाती है। अब जब व्यक्ति को भूख लगी है तो वो विचार को कैसे सुनेगा, वो नहीं सुन पाएगा, वो तालमेल वहां खराब हुआ। तो जब तक विवेक के साथ संवेदनशीलता, संवेदना नहीं होगी, तब तक हम एक अच्छे समाज का कल्याण नहीं कर सकते। तो हमने अपने अंदर और अपने बच्चों के अंदर ना सिर्फ विवेक का विकास करना है बल्कि संवेदनशीलता का भी विकास करना है। और संवेदनशीलता के विकास का एक और महत्वपूर्ण तथ्य ये होता है कि वो देख करके जल्दी आता है। मैंने इस तरह का व्यवहार अपने बड़ों को करते हुए देखा और देख करके मैंने जल्दी से सीख लिया।
तो एक चीज आज जो यहाँ से अपने साथ लेके जाएंगे, कोई भी एक्शन करते हुए, कोई भी बात बोलते हुए ये बात याद जरूर रखिएगा कि मुझे कोई ना कोई तो देख रहा है, जिसके लिए मैं एग्जाम्पल बनाऊं। वैसे तो आप सब लोगों में से जिसके भी बच्चे बड़े हो गए 11, 12, 13 साल के, बच्चा जब गुस्से में रिएक्ट करता है आपकी तरफ, तो आपको उसमें अपना ही स्वयं का रूप नजर आता है कि देखो मैं भी ऐसे चिल्लाता हूँ, या मेरी बीवी भी ऐसे चिल्लाती है, या मेरा पति भी ऐसे ही चिल्लाता है। माँ बाप का पूरा मिरर होता है बच्चा। कुछ भी करते हुए अगर जहाँ पर संवेदना को बढ़ाने की बात है, सबसे पहले सामने वाला व्यक्ति इस टाइम किस अवस्था में है, क्या सोच रहा है, क्या नहीं सोच रहा होगा, उसको समझना। अब उसको कैसे समझेंगे, हम तो बड़े बिजी हैं, हमारे पास तो टाइम ही नहीं है। अब कैसे समझेंगे? समझने के लिए थोड़ा रुकना भी जरूरी है, थोड़ा स्लो डाउन होना भी जरूरी है, धीरे धीरे चलना भी जरूरी है। हर वक्त भागते हैं, दिन में एक समय वॉक करते हुए या फिर थोड़ी देर ध्यान में बैठे ध्यान करते हुए एक समय ऐसा जरूर निकालें जहां पे आप रुकें थोड़ी देर के लिए, जहां पे आप थोड़ा शांत हो जाएं, जहां पे आके आप स्वयं को समझ पाए, पहले स्वयं को इवेलुएट करें ऊपर पहले बताए हुए 5 नियमों पे। जब वो इवेलुएट कर लें तब फिर दूसरों को समझने की कोशिश करने का स्कोप तो आपके पास तब आएगा, है ना। एक छोटी सी बात है, और ये चीज आप लोग अक्सर समझते हैं, जब आपके परिवार में कोई बीमार होता है, व्यक्ति चिड़चिड़ाता है, तो आप सभी लोग बोलते हैं कि नहीं आजकल ये बीमार है ना इसलिए ऐसे चिड़चिड़ाता है, थोड़े दिन में ठीक हो जाएगा। ये संवेदना जो है सिर्फ अपने घर तक नहीं, सिर्फ उस बीमार व्यक्ति तक नहीं, हर व्यक्ति तक पहुंचनी होगी। और ये एक दिन की यात्रा नहीं है, इसमें बहुत सारा समय लगने वाला है। तो मानसिक तौर से पहले तैयार होकर के, क्योंकि विवेक का जन्म और संवेदना का जन्म यूं ही नहीं होता, उसके लिए अथक प्रयास लगेंगे, धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप। स्टेप 1 विवेक, जिसके लिए बुद्धि को पहले 5 विकारों से क्लियर करोगे। दूसरा संवेदना, खुद का व्यवहार, उसको देखोगे ताकि आपके सामने वाला भी संवेदनशील व्यवहार कर पाए, उसकी जगह बचे। और फिर ये सब कुछ फिर बोलते हैं कि हमने तो किया ना, 1 महीने किया, सामने वाले के व्यवहार में कोई अंतर नहीं आया। नहीं, ये लेगा अथक प्रयास, समय लेगा। और हमारे हाथ में किसी का भाग्य बदलना नहीं है, हमारे हाथ में किसी की बीमारी को पूरी तरीके से काट देना नहीं है। हमारे हाथ में उसके हक में, उसकी सेवा में, उसके सहयोग में मानवतावाद को ध्यान में रखते हुए प्रयास करते रहना है। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी जो है, जो कि हमारे विवेक को, हमारी डिसीजन लेने की क्षमता को खंडित करती है, जो हमें सबसे ज्यादा कंफ्यूज करती है, वो क्या है कि हम लोग प्रयास नहीं करते। ये नहीं हो रहा है, इसको छोड़ दो, वो नहीं हो रहा है, छोड़ दो, ये तो कभी होगा ही नहीं, लोगों में कभी बदलाव आएगा ही नहीं। प्रयास, सतत प्रयास करते रहना इसके लिए बहुत जरूरी है। जब आपका स्वाध्याय, आपके विवेक का डेवलपमेंट, आपके अंदर संवेदनशीलता का डेवलपमेंट, और इस सब के लिए कंटिन्यूअस प्रयास आप करते रहेंगे, तब जाकर के ये चीजें आपके अंदर इस्टेब्लिश होंगी। और एक बिल्कुल छोटा सा एक आंकड़ा देती हूँ कि प्रयास कब तक करना। मान लो आप अपने बच्चे जो 13-14 साल का हो गया और आजकल बहुत ही उद्दंड नजर आता है, उसके ऊपर अगर आप काम कर रहे हैं, तो क्या 1 दिन में, 2 दिन में अंतर नजर आ जाएगा? कितना समय लगेगा? मेरा कोई रिश्तेदार है जो कि काफी ज्यादा परेशान है और मैं उसके साथ काम करना चाहता हूँ, उसके अंदर ज्ञान का बीज डालना चाहता हूँ, मानवतावाद का बीज डालना चाहता हूँ, ताकि वो अपनी परिस्थितियों को गलत तरीके से इवेलुएट ना करें। देखिए, मान के चलिए कि 1000 दिन का समय तो आपको थोड़ा अंतर दिखाई देने के लिए लगेगा सतत प्रयास के साथ। अब 1000 दिन कितना समय हुआ? औसतन 2.5 साल। तो जल्दबाजी नहीं करेंगे, धीरे धीरे चलेंगे, लेकिन चलते रहेंगे, रुकेंगे नहीं। जब इस चीज की धारणा करके
हम तकरीबन हर एक बच्चे के साथ, जो किड्स किंगडम के अंडर अगर हम कुछ गतिविधियां तैयार करते हैं बच्चों के साथ काम करने के लिए, तो हर एक बच्चे को, जो भी नया बच्चा आके जुड़ता है, जो कि अपने माता पिता के परमिशन से, सहयोग से आके कुटिया से जुड़ता है और मानवतावाद के को सीखना चाहता है और साइको स्पिरिचुअल थेरेपी के तहत अपने जीवन को एक उत्तम जीवन बनाने के लिए प्रयास करना चाहता है, उसको कम से कम 2 से 3 साल का समय सानिध्य में रह करके, जिसमें वो कभी कभी आए, चीजों को सीखे और जाए और उनको मनन करे और उनको अप्लाई करके देखे अपनी लाइफ में, करके लगेगा तो इतना समय इस तरह के विजन के साथ हम लोग चल सकते हैं कि जो विजन स्वामी जी का था उसको आगे लेके जाना है। तो एक बच्चे के ऊपर औसतन 2.5 से पौने 3 साल का समय इतना काम करना, गतिविधियां प्लान करना, उनके लिए नैरेटिव्स प्लान करना, उनके लिए स्टोरीज प्लान करना, उनके लिए विग्नेट्स प्लान करना, ताकि जिनके सतत बार बार प्रयास करवा करके बच्चों के अंदर में सबसे पहले तो ये जो मूल चीजें हैं इनको क्लियर करें, और उसके बाद वो जब जीवन में कहीं फंसे, उलझे, तब इन चीजों, वो चीजें स्वतः उन्हें याद आए, ऑटोमेटिकली उन्हें याद आए और उनके लिए डिसीजन मेकिंग आसान हो। सो इस तरीके से जब बिल्कुल ही बैलेंस होकर के चलेंगे, तब चीजों के अंदर सुधार देखने को मिलेगा। ठीक है जी, इसके अलावा अभी फिलहाल आज का हम यहीं पे क्लोज करती हूँ मैं। जो भी इससे रिलेटेड अगर आपके कोई सवाल होंगे तो वो वाले सवाल हम बाद में आराम से ले सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे सवाल आएंगे और आगे आने वाले समय में मैं लेखन का कार्य कर रही हूँ। कुछ कहानियाँ और कुछ विग्नेट्स जो है सभी माता पिता के सहयोग के लिए हम लोग यहाँ से उपलब्ध कराने का काम करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर हरमीत कौर जी। डॉक्टर हरमीत कौर जी प्रोफेशन से एक साइकेट्रिस्ट हैं, एक मनोचिकित्सक हैं। तो मनोचिकित्सक व्यक्ति हमेशा ही मनोवैज्ञानिक रूप से चीज़ों को आकलन करता है। मनोविज्ञान में एक बहुत बड़ा निरूपण है कि इस दुनिया में जो भी समस्याएं हैं वो मनुष्य के कहीं ना कहीं मानसिक विकार का मूल कारण है। और इन्होंने बच्चों के विकास में जो कहीं ना कहीं जो गति अवरोध होते हैं उसके विषय में जो इन्होंने साइकोलॉजिकली जो अपना निरूपण दिया कि डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा है। इस विषय में भारतीय चिंतन में भी कई जगह हमें देखने को मिलता है कि लालयेत पंचवर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत प्राप्तेतु षोडशे वर्षे पुत्र मित्रवदाचरेत्, कि लालन पालन और केयरफुली बहुत जरूरी है। लालन पालन इसलिए जरूरी है कि उस लालन पालन के माहौल में बच्चे के अंदर जो नैसर्गिक रूप से पॉजिटिव इंस्टिंक्ट को लेकर जो पैदा हुआ है, उस माहौल में वो इनविजिबली उन इंस्टिंक्ट का विकास होता है और वो व्यक्ति, वो बच्चा उसी पॉजिटिव इंस्टिंक्ट में दूसरों के साथ भी व्यवहार करता है। इसलिए लालन पालन बहुत जरूरी है। और 10 वर्षाणि ताड़येत, और 10 वर्ष तक उसे जिम्मेवार बनाना है। आवश्यकता की महसूस ही हो तो 2 चार लगाने की भी आवश्यकता है ताकि वो रिस्पॉन्सिबल बने। उसके बाद आप उसे समाज में रिप्रेजेंट करें क्योंकि वो जिम्मेवार हो चुका है। आप उससे अपने घर के किसी कार्य में उसे सहयोग भी लें, मानसिक रूप से डिसीजन में भी। और जब प्राप्तेतु षोडशे, और जब 16वें वर्ष में जब आप समाज में रिप्रेजेंट करते हैं उसे, तो समाज के प्रति गैर जिम्मेवार होने के बहुत कम हेतु नजर आते हैं उसमें। आजकल बच्चे किसी के काबू में नहीं हैं, क्योंकि मुझे न संतुष्ट किया जा सकता है परंतु समाज की जो हालात है वो देख रहे हैं आपसे। उसके पीछे का मूल कारण है कुछ, और वो मूल कारण जिसके विषय में स्वामी जी कहते थे कि मैं चाहता हूं कि पेरेंट्स एजुकेशन की यहाँ कुछ क्लासेस हो। पेरेंट्स को एजुकेट करना बहुत जरूरी है ताकि वो बच्चों को एजुकेट कर सके।
उन व्यवहारों को अप्लाई कर सके जिसके परिधि में बच्चों के अंदर उन पॉजिटिव इंस्टिंक्ट का विकास हो। एजुकेशन क्या है? ये सारी की सारी जो व्यवस्थाएं हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, मेडिटेशन है, योगा सेंटर्स हैं, ये सारे के सारे सिर्फ एक ध्येय है कि मनुष्य मनुष्य बन सके। उनके अंदर की जो सुषुप्त अवस्था में पॉजिटिव इंस्टिंक्ट है उनको जागृत हो सके, उनका विकास हो सके, और विकास के आधार पर वे समाज में एक दूसरों के प्रति सहानुभूति, सौहार्दपूर्ण व्यवहार कर सके। संपूर्ण ध्येय इतना है, और इसी ध्येय के विकास क्रम में पुरुषार्थ चतुष्टय का भी विकास हुआ है कि व्यक्ति आदर्श बन सके। ये तो शून्य स्थिति तक की है कि एक ऐसी स्थिति कि जहां मनुष्य स्टेबल हो जाए, वो ना किसी का हानि कर सके, ना ही किसी के प्रति कल्याण का कोई कार्य कर सके, परंतु कल्याण के कार्य के लिए भी पुरुषार्थ चतुष्टय जैसे चिंतन का भी यहाँ उद्घाटन किया गया है कि व्यक्ति कैसे आदर्श बन सकता है, कैसे वो किसी के जीवन में हेल्पफुल हो सकता है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ डॉक्टर हरमीत जी ने, स्वामी जी का जो विजन था, इस कुटिया का जो दृष्टिकोण है, उसे बहुत ही व्यवस्थित तरीके से और सभी बच्चों के सर्वांगीण पक्ष को भी, विकास के सर्वांगीण पक्ष को भी उन्होंने केंद्र में रखते हुए आप सभी के समक्ष अपना उद्बोधन रखा। हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।